हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, जुड़ जाएंगे हमारे साथ सारे लोग। आज की जो क्लास है आपकी वो है भारत में सबसे ऊंचा अर्थात हाईएस्ट, और भारत में सबसे लॉन्गेस्ट, और भारत में सबसे बड़ा अर्थात लार्जेस्ट। इस बारे में आज हमारी क्लास है। बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, या कौन सबसे ऊंचा है, या कौन सबसे लंबा है। तो इस तरह की क्लास को हम स्टैटिक जीके में, इस मिसलेनियस की क्लास में कवर करेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो कवर हो जाएं। न केवल सिर्फ एक एग्जाम में बल्कि सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी हर एग्जाम में, चाहे जो भी हो, वनडे एग्जाम, उसमें सब में आपकी बेनिफिशियल होने वाली है, लाभदायक होने वाली है क्लास। चलिए तो चलते हैं हम लोग। और पहला है आपका, पहले नंबर पे है आपका क्या, भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी। भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित है। कहाँ पर? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है, हालांकि ये चोटी पूरी तरह भारत में स्थित नहीं है, इसका कुछ हिस्सा नेपाल की तरफ है, लेकिन ये फिर भी भारत में स्थित है। इसीलिए हम भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है कितनी है, 8,586। 8,586 इसकी, 85-86 ऐसे याद रख सकते हैं। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भारत के सिक्किम में स्थित है। भारत के सिक्किम में स्थित है, हालांकि पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते थे K2 को। किसको? K2 को, जिसे हम K2 गॉडविन ऑस्टिन कहते थे, ठीक है। तो K2 को मानते हैं, लेकिन K2 वर्तमान में भारत के क्षेत्र में नहीं है। वो पूरी की पूरी काराकोरम सीरीज है, जो हिमालय की जो श्रेणी है, जो कि POK में पड़ती है, पाकिस्तान वाले हिस्से में, वहाँ पड़ती है। तो K2 भारत की हो नहीं सकती। फिर कंचनजंगा, जिसका बहुत सारा हिस्सा भारत में पड़ता है, इसलिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाती है कंचनजंगा, जो कि हिमालय में ही पड़ती है, ठीक है। तो 8,586 मीटर की इसकी ऊंचाई है, भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गैंगटॉक। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वें नंबर का राज्य बना था 1975 में, 1975 में। इसलिए इसके लिए हमने 35वां और 36वां संविधान संशोधन किए थे। 35वां संविधान संशोधन किए थे। चलिए, तो पवन कुमार तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद, और नेक्स्ट देखते हैं। यह आ जाता है, दूसरा है इंपॉर्टेंट, कि जो पूरी तरह से, मैंने बताया ना कि कंचनजंगा पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है। जो पूरी तरह से भारत में स्थित है वो आपकी नंदा देवी, और ये पूरी तरह से स्थित भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी। ये पूरी तरह से, अर्थात इसका पूरा का पूरा हिस्सा भारत के उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816। अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो फिर कंचनजंगा हो जाएगी। लेकिन पूछा जाए कि भारत में पूरी तरह स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी, तो फिर नंदा देवी ही आंसर होगा, और 100% आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा ही नंदा देवी के लिए, क्योंकि उसने लिखा है कि भारत में पूरी तरह से स्थित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सामने आपके दिख रही है पर्वत चोटी नंदा देवी, जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाती है? 7,816 मीटर, ठीक है। पुरानी वाली से लगभग 700 मीटर कम है, लगभग 750 मीटर कम है, जो कि आपकी कंचनजंगा आती है सिक्किम में। चलिए, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी राजधानी देहरादून है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं इस राज्य के बेबी रानी मौर्य, महिला राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इस राज्य की गवर्नर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको दिख रही है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी। वो तो थी भारत की, ये तो थी क्या थी? भारत की। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ दक्षिण भारत की, क्योंकि दक्षिण भारत में जो पर्वत चोटी है उनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। हिमालय पर स्थित जो पर्वत चोटियां, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। विश्व में सबसे ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत पर ही मिलती हैं। इतनी ऊंचाई किसी भी पर्वत की नहीं है जितनी हिमालय की है। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम ऊंचाई की पर्वत चोटियाँ मिलती हैं, और उनमें भी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनामुडी। क्या है? दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी अनामुडी पर्वत चोटी है, जो कि आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो कि आपके केरल में स्थित है। तो अनामुडी, जिसकी ऊंचाई 2000
695, लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कितनी है? लगभग 2700 मीटर। ऊंचाई आपसे नहीं पूछेगा, चोटी का नाम पूछेगा। तो अन्नामुदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि भारत के केरला में स्थित है। भारत के कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। केरल की राजधानी और केरल के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता होगा। तिरुवनंतपुरम इस राज्य की राजधानी है। इसको पहले त्रिवेंद्रम कहा जाता था। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? आपके केरल के। इससे पहले पी सत्स्यवम हुआ करते थे, और पी सत्स्यवम भारत के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। ठीक है, लगभग में भी आप याद रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद बनी रहेंगी। जरूरी नहीं आपको 2695 मीटर याद रखा जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं जो एग्जैक्ट फिगर आपसे पूछे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। फोर्थ है भारत में सबसे निचला क्षेत्र। इस निचले क्षेत्र की बात, ये कौन सा निचला क्षेत्र है? अब हम निचले क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब क्या? जो सबसे निचला है, अर्थात जो गड्ढा खोद के बनाया गया है, ऐसा निचला क्षेत्र नहीं। जो समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल के अकॉर्डिंग नीचा है। क्या है? ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तल के से भी नीचा है, या फिर समुद्र स्तर से जो नीचा है। तो एक है हमारे पास जो भारत का सबसे निचला क्षेत्र है, वो है कुट्टूनाड। क्या है? कुट्टूनाड। कुट्टूनाड भारत का सबसे निचला क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई -2.2 मीटर है। ये समुद्र तल से भी नीचा है। क्या है? आमतौर पर यह देखा जाता है कि भारत का ज़्यादातर क्षेत्र समुद्र तल से ऊपर ही होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यूपी की बात करें तो यूपी तो पूरा का पूरा समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है, लगभग 200 मीटर ऊंचा है। तो ये सबसे निचला जो क्षेत्र है वो हमारे पास केरल का कुट्टूनाड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया वनडे एग्जाम में। भारत का सबसे निचला क्षेत्र या लोएस्ट एरिया इन इंडिया, ये कुट्टूनाड केरल में। इसकी ऊंचाई नेगेटिव में है, अर्थात समुद्र तल से भी स्थान नीचा है। ठीक है, तो -2.2। अब गड्ढा खोद के आप नीचे बना लो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्राकृतिक भूमि की बात कर रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो 2.2 मीटर निचला है आपका क्या? कुट्टूनाड। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। और पांचवा है भारत की सबसे बड़ी नदी। क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। लेकिन यहाँ पे आपकी लंबाई गलत लिखी है, यहाँ पे पॉइंट गलती से लग गया है, लंबाई ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। अब इस बारे में भी आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि सर आपने गलत कर दिया। चलिए, ये आपका क्या है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, 2525 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2525 कर लेंगे। कहीं कहीं आपकी लिखी होती है 2510। क्या लिखी होती है? 2510। तो मैं आपको ये दोनों ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभी 2525 लिख के आ जाता है और कभी कभी 2510 लिखा रहता है। तो दोनों में से जो हो आप लगा देना। दोनों एक साथ नहीं होंगे, 2525 भी मानी जाती है कई बुक्स के अनुसार, और 2510 भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसको 2525 करेंगे, 2.525 नहीं करेंगे। ठीक है, 2525 25 किलोमीटर है ये। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइप हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। बहुत सारी नदियों को अपने साथ लेके, जिसमें विष्णुगंगा है, अलकनंदा है, भागीरथी है, आदि सभी नदियों को लेके, मंदाकिनी है, आदि सभी नदियों को लेके, फिर उसके बाद रामगंगा को लेके, यमुना नदी को लेके, और आगे घाघरा को लेके, फिर घाघरा के साथ साथ ये गंडक को लेके, सोन नदी को लेके, और कोसी को लेके, और आगे चली जाती है कहाँ पर? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और वहाँ से कहाँ चली जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और उत्तराखंड से लेके बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। छठवा है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान, और भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान। कौन सा है? थार का रेगिस्तान भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
3,20,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये 3,20,000 इसका क्षेत्रफल अकेले भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है और कुछ हिस्सा आपके गुजरात वगैरह के क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो टोटल थार का एरिया है वो राजस्थान के क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ही लगभग 3,43,000 के आसपास का है। तो ये टोटल क्षेत्रफल राजस्थान में नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे क्षेत्रों में इसका डिवाइडेड एरिया है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 3,20,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? हमारा थार का रेगिस्तान। थार कहाँ पर है? ज़्यादातर एरिया इसका राजस्थान में है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आपको देखने को मिल रहा होगा भारत में सबसे ठंडा स्थान। भारत में सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो ये आपका द्रास क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र आपका सबसे ठंडा स्थान है भारत का, ठीक है, जहां पर औसतन टेम्परेचर -5.2 है। बहुत बड़ी बात है, औसतन टेम्परेचर -5.2, मतलब आमतौर पर इतना ही रहता है। यहाँ पर जो औसतन टेम्परेचर है वो आमतौर पर, औसतन का मतलब होता है कभी इससे ज़्यादा भी जाता होगा तो कभी इससे कम भी जाता है, और दोनों का एवरेज निकाल के लगभग -5.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर निकल के आता है, ठीक है। औसतन कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट जो पहुंचा है एक बार में वो है -45। यहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच चुका है। तो जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। भारत का सबसे कूल्ड या कोल्डेस्ट क्षेत्र है आपका द्रास क्षेत्र। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे ना, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। कौन सा है? द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है आपका द्रास क्षेत्र, जो कि भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं भारत के। लद्दाख की अगर बात करें तो ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो चुकी है, और राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर यहाँ के LG होंगे अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू अर्थात GC मुर्मू यहाँ के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आपको दिख रहा है 8वां, भारत में सबसे गर्म स्थान। भारत में सबसे गर्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो यह फलौदी। कहाँ पर है? फलौदी है आपका, हाँ जी। भारत में सबसे गर्म स्थान की बात करें तो ये स्थान है फलौदी में, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में, जहाँ का टेम्परेचर, उच्चतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 51 डिग्री सेल्सियस। कितना? 51 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। ये है आपका राजस्थान का नक्शा, जिसका सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जिसका सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, और सबसे पूर्वी जिला है आपका धौलपुर। धौलपुर जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के आगरा से लगती है। धौलपुर सबसे पूर्वी है। और अगर सबसे दक्षिणी की बात करें तो भीलवाड़ा सबसे दक्षिणी है, और सबसे उत्तरी की बात करें, सबसे उत्तरी की अगर हम लोग बात करें तो गंगानगर सबसे उत्तरी है। इसके पश्चिम में ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। किसका है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। इसके उत्तर में पंजाब है। क्या है? इसके उत्तर में पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा। इसके पूरब में उत्तर प्रदेश है। पूरब में क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी का हिस्सा है, ये वाला एमपी का हिस्सा है। और इसके दक्षिण में गुजरात है। क्या है? इसके दक्षिण में गुजरात और एमपी, ये भी एमपी का ही हिस्सा है पूरा, ये पूरा भी एमपी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये एमपी, ये गुजरात, ये पाकिस्तान, ये ऊपर पंजाब, और ये हरियाणा, और ये यूपी, ठीक है। तो ये है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल जयपुर है। कहाँ पर ये आपको दिख रही होगी कैपिटल? जयपुर इसकी कैपिटल है। जयपुर का एक तरफ का हिस्सा हरियाणा से भी लगता है। हरियाणा अर्थात ये डिस्ट्रिक्ट नारनौल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा क्लर्क में कि हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 3 तरफ राजस्थान से घिरा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, एक तरफ झुंझुनू, एक तरफ सीकर, एक तरफ जयपुर, एक तरफ अलवर, और बीच में ये आपका है क्या? आपका नारनौल डिस्ट्रिक्ट। क्या है? नारनौल डिस्ट्रिक्ट। तो यही जयपुर है आपका। ये तीन तरफ से नारनौल राजस्थान से घिरा हुआ है। जयपुर इस राज्य की राजधानी है, और जयपुर इस राज्य की राजधानी है जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया भारत का दूसरा शहर है। भारत का 38वें नंबर की साइट बन जाती है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी CM है यहाँ के। डिप्टी CM कभी पूछा नहीं जाता हालांकि, क्योंकि डिप्टी CM करंट अफेयर या जीके का टॉपिक तो है,
लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। हमारे संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये राजनीतिक व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बना दिए जाते हैं। अब तो आपने देखा भी होगा कि कई कई राज्यों में 2-2 चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको बनाए रखना होता है इस पद का मतलब। मेरे हिसाब से तो यही होता है, क्योंकि अगर ज़रूरत होती है इस पद की तो संविधान में इसको बनाया गया होता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता आज के लोगों से तो बहुत ज़्यादा होशियार थे। तो उनको अगर ज़रूरत महसूस नहीं हुई, आज के लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही इसके पीछे है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। बाकी मैं पूरा सम्मान करता हूँ अगर कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम है तो, क्योंकि वो भी काम करते हैं राज्य के लिए मेहनत और परिश्रम करते हैं, तो किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे है आपका 9वां, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये भारत में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटेस्ट अर्थात सबसे ज़्यादा गीला स्थान है ये दुनिया का, मानेसराम। क्या है? मानेसराम। पहले यहाँ से थोड़ी सी दूर चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया मानेसराम ने। और ये राज्य के मेघालय में, कहाँ पर? राज्य के मेघालय में पड़ता है। मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो मेघालय में पड़ता है आपका मानेसराम। और मानेसराम की जो औसतन वार्षिक वर्षा है वह 11,872 mm। 11,872 mm में अगर हम लोग 100 का डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 1187.2 सेंटीमीटर। ये औसतन वार्षिक वर्षा है, लगभग 1187। कितनी हो जाएगी? 1187 औसतन वार्षिक सेंटीमीटर वर्षा है। जबकि हम लोग यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूपी में कितनी होती है? लगभग 184, जो कि गोरखपुर की है। यूपी का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान गोरखपुर है, जहाँ की वर्षा 184 सेंटीमीटर है। और इसकी कितनी है? लगभग इससे कितनी गुना ज़्यादा हो जाएगी? अगर हम इसको 200 भी मान लें तो भी ये 6 गुना ज़्यादा है। तो लगभग ये 7, 7.5, 8 गुना ज़्यादा है यहाँ की वर्षा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है और दुनिया का सबसे ज़्यादा गीला स्थान माना जाता है आपका मानेसराम। ठीक है, तो मानेसराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? मानेसराम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे आपको दिख रहा होगा 10वां, भारत में सबसे बड़ा उल्का से उत्पन्न होने वाला गड्ढा। जब उल्का पिंड होता है, तारे का एक भाग जो टूटकर जमीन पर गिरता है, तारे का एक भाग जो टूटकर जमीन पर गिरता है, और जमीन पर गिरने से जमीन में जो खड्ड बना देता है, गड्ढा बना देता है, जो जॉर्ज बना देता है, हम उसको कहते हैं कि उल्का से उत्पन्न गड्ढा। तो ये है आपके शिवपुरी में। कहाँ पर है? ये है आपके शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जिसका व्यास लगभग 11 किलोमीटर है। कितना है? इस गड्ढे का व्यास लगभग 11 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा उल्का पिंड से होने वाला गड्ढा है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हम लोग बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैं। और यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और यहाँ की राजधानी है भोपाल में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1956 को उस राज्य का गठन हुआ था। आगे आपके स्क्रीन पर भारत में सबसे बड़ा वन, तो ये आपका अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,900, लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है अबूझमाड़ का। और ये पड़ता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये आपको सामने दिख रहा होगा छत्तीसगढ़। ये पूरा जो कि मध्य प्रदेश से काट के इसको बनाया गया है। भारत का 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत का ही 26वां राज्य है। और 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। इसके एक तरफ उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, उसका थोड़ा सा पार्ट लगता है इससे। एक तरफ आपका बिहार है, एक तरफ आपके उड़ीसा है। अगर हम लोग पूरब की बात करें, पश्चिम में इसके मध्य प्रदेश है और दक्षिण में इसके आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हाँ जी, एक तरफ इसके महाराष्ट्र का हिस्सा भी है और ऊपर बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग देखते हैं इसकी राजधानी की बात करें तो रायपुर इस राज्य की राजधानी है। कौन सी है? रायपुर इस राज्य की राजधानी, जो कि वीचावाच में पड़ती है। ये पूरा रायपुर है, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके किससे लगता है? आंध्र प्रदेश से। चलिए, आंध्र प्रदेश से नहीं, उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा से लगता है। ठीक है, उड़ीसा से लगता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस राज्य के राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। चलिए आगे, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। आगे आपका भारत में सबसे ऊंचा झरना,
भारत में सबसे ऊंचे झरना के बारे में थोड़ा सा विवाद है, आपको लग सकता है कि ये शायद न हो, लेकिन ये सही है जो आपके सामने दिख रहा है। यह है नोहोकलिकाई। क्या है? नोहोकलिकाई भारत का सबसे ऊंचा झरना है। देखो झरने को काउंट किया जाता है 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप पे। जो भारत में सिंगल ड्रॉप का सबसे ऊंचा झरना है, सिंगल ड्रॉप अर्थात एक बार में जो नीचे जमीन तक आ जाता है, उस मामले में भारत का टॉलेस्ट और सबसे लंबा सबसे ऊंचा झरना है जो आपके सामने दिख रहा है, नोहोकलिकाई। क्या हो जाएगा? नोहोकलिकाई भारत का सबसे ऊंचा झरना है, क्योंकि ये सिंगल ड्रॉप में नीचे आता है। क्या आता है? ये सिंगल ड्रॉप में नीचे आता है और 340 मीटर की इसकी ऊंचाई है। भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। लेकिन अगर टोटल ऊंचाई की बात करें, टोटल ड्रॉप के साथ गिरने वाले झरने की बात करें, तो ये आपका आता है वजराई। क्या आता है? वजराई भारत का सबसे ऊंचा झरना है टोटल ड्रॉप में। ये 3 ड्रॉप में नीचे आ पाता है, इसकी ऊंचाई 560 है। मतलब पहले गिरा नीचे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा पानी, फिर गिरा, फिर आगे बढ़ा मतलब प्लेन पे और फिर गिरा। तो ये 3 ड्रॉप में नीचे गिरता है और टोटल लंबाई इसकी 560 हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा झरना वजराई हो जाएगा। उसके बाद है कुचिकल। कुचिकल की ऊंचाई 455 है, 455 है, लेकिन ये भी सिंगल ड्रॉप में नीचे नहीं आता, इसलिए ये भारत का सबसे ऊंचा झरना नहीं है और ये भी भारत का सबसे ऊंचा झरना नहीं है। तो इसीलिए सिंगल ड्रॉप में जो सबसे नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं नोहोकलिकाई, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई टोटल 340 मीटर ऊंचा है, इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा झरना है। वजराई की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है, जो मैंने बताया आपको 560, महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुचिकल फॉल्स की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है, कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है और इसकी टोटल ऊंचाई 455 मीटर है। कितनी है? टोटल इस ऊंचाई इसकी 455 मीटर है। किसकी? कुचिकल की। शिमोगा में स्थित है कर्नाटक। कर्नाटक के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो वाजुभाई भाला यहाँ के राज्यपाल हैं, वाजुभाई भाला यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर इस राज्य के कौन है? इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं आपके वीएस येदियुरप्पा। हमने बात करी थी वजराई वाटरफॉल्स की, तो ये सतारा महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तय नहीं हो पा रहा है, लोग तय नहीं कर पा रहे बीजेपी और शिवसेना मिलकर कौन यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ होल्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ है। कौन बनता है? आदित्य ठाकरे बनते हैं या देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, इन दोनों में से ही बनेगा, खैर जाहिर है। लेकिन कौन बनता है ये आगे आने वाली फ्यूचर में पता पड़ेगा। 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन बाद पता पड़ सकता है कि कौन बन सकता है यहाँ का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि भाई हम ही बनेंगे। शिवसेना कह रही है हम ही बनेंगे, अब तो हमारा मौका है, हमें बनाना चाहिए। हमारा शिवसेना के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे, उनको बनाना चाहिए, ऐसा शिवसेना कह रही है। आगे हम लोग देखेंगे। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आ गया 13 आपके भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो ये वैरन द्वीप पर स्थित है, वैरन ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसकी अगर एल्टीट्यूड देखें, इसकी ऊंचाई देखें समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई 340 मीटर है। कितनी है? 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये 2017 में इसका लास्ट इरप्शन हुआ था, 2017 में इसका लास्ट इरप्शन हुआ था, लेकिन अगला कभी भी हो सकता है। इसलिए भारत का, न केवल भारत का बल्कि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये बड़ी बात है, न केवल भारत का बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 2 और हैं, जिनमें से एक नारकोंडम है, एक है बारातंग। क्या है? एक है आपका नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप पर ही है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नारकोंडम, एक है आपका वारातंग। क्या है? वारातंग। ये भी कहाँ पर है आपके? वारातंग भी आपका कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे, नारकोंडम और वारातंग। हालांकि ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का वैरन द्वीप। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। और आगे आपको दिख रहा होगा कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप, न केवल भारत में बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। ठीक है, न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के असम में स्थित है। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर, भारत के असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। हालांकि इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिन प्रतिदिन ये इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है, क्योंकि नदी इसका कटान कर रही है। क्या कर रही है? नदी चारों तरफ से इसका कटान कर रही है और काफ़ी छोटा हो चुका है ये द्वीप। क्या हो चुका है? ये द्वीप काफ़ी छोटा हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें 1853 की,
हमारे पास जो सबसे पुराने आंकड़े हैं वो 1853 के। 1853 में जब इसका क्षेत्रफल देखा गया था तब 1800 क्षेत्रफल के मुताबिक इसका क्षेत्रफल था कितना, 1246 वर्ग किलोमीटर, 1246 वर्ग किलोमीटर। फिर 2001 में इसका क्षेत्रफल के जो आंकड़े हमारे वो हैं लगभग 421 वर्ग किलोमीटर के। कितना घट गया, 1/3 रह गया। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल मात्र जो सामने दिख रहा है आपके 352, मतलब 350 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल बचा है। लेकिन ये फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन इसके बारे में विवाद है, इसको स्टेटस जरूर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में मिला है माजुली द्वीप को, लेकिन इससे बड़ा एक नदी द्वीप है जो है आपके ब्राजील के अमेजन में। ब्राजील के अमेजन व परा नदी पर, ब्राजील के अमेजन और परा नदी पर स्थित है एक माराजो द्वीप। क्या है, माराजो द्वीप। माराजो द्वीप इससे बड़ा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। माराजो द्वीप, ठीक है, माराजो द्वीप, माराजो द्वीप ये अमेजन नदी और परा नदी पर के द्वारा निर्मित है। एक तरफ इसके अमेजन है, एक तरफ परा है और बीच में द्वीप है। लेकिन इसको नदी द्वीप नहीं कहा जाता क्योंकि एक तरफ इसके अटलांटिक सागर है, ठीक है, एक तरफ अटलांटिक सागर, एक तरफ आपका मुहाना की तरह कह सकते हैं, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं माना जाता। लेकिन बांग्लादेश एक दावा करता है और दावे के मुताबिक उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे वो कहता है कि बांग्लादेश की मेघना नदी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल उसके मुताबिक बताता है कि वो 1500 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसे वो हटिया द्वीप कहता है। क्या कहता है, हटिया द्वीप, जो कि वहाँ की मेघना नदी पर स्थित है। लेकिन इसको अभी तक ऐसा कोई स्टेटस प्राप्त नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो। तो दुनिया और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि भारत के असम में स्थित है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। और आगे चलते हैं हम लोग अब 15वें नंबर पे, ठीक है। 15वें नंबर पे आपको देखने को मिल रहा होगा भारत में सबसे बड़ा पठार। क्या हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा पठार, जिसे हम दक्कन के पठार कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है 4,22,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,22,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना हो जाएगा, 13%। भारत के कुल भूभाग का 13% पर दक्कन के पठार का विस्तार है, जो जिसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़ में, भारत के मध्य प्रदेश में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में है ज़्यादातर। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये दक्षिण का पठार है। क्या है, आपको सामने दक्षिण का पठार दिख रहा होगा, जिसका विस्तार भारत के मध्य प्रदेश, भारत के महाराष्ट्र, भारत के छत्तीसगढ़ में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4,22,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटो या भारत का सबसे बड़ा पठार, लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। और आगे दिख रहा होगा आपको भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। ये भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 4,400 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,400 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। हाँ जी, 4,400 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपके भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये है आपकी वूलर, और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्थित है। वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल सीजनली वेरी करता है, अर्थात बदलता रहता है। जब ज़्यादा पानी स्टोर होता है तो इसका क्षेत्रफल होता है बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल 60 से 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आसपास चेंज होता रहता है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या ताजे पानी की झील है वूलर झील। आगे चलते हैं हम लोग, जो कि आगे है भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,165 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा के पारागंजम और खर्दा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी चिल्का झील। एक तरह से ये लैगून झील भी है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इसका बंगाल की खाड़ी से भी मिलता है, ठीक है। दया नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से इसका कुछ हिस्सा मिलता है। आगे चलेंगे हम लोग, और आगे भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील, ठीक है। तो ये सांबर झील की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 230, और ये भी बदलता रहता है समय समय पर, ठीक है। तो 230 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। क्या किया गया है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो
राजस्थान की साबर झील की अगर बात करें तो सबसे बड़ी झील अंतर्देशीय नमक झील है, क्योंकि ये भारत में बनने वाले नमक का 9% हिस्सा तैयार करती है। ये 9% हिस्सा अपने आप में बड़ा है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो भारत में बनने वाले नमक का लगभग 9% हिस्सा तैयार करती है आपकी साबर झील। ये भारत के राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत में सबसे बड़ा निर्मित झील, मानव निर्मित झील है। हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, वो वाली नहीं होगी, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। मैं कल की PDF में इसको करेक्ट करा दूंगा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 2 झील है हमारे पास एक नाम से, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपके हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। और एक आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपकी उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाली भारत की सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। ये हिमाचल प्रदेश HP वाली है, इसको PDF में मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद शायद नहीं होगी। हाँ, ये लास्ट थी, ये लास्ट थी, तो इसके बाद हम लोग क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। कल 20 के आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे, और क्लास को जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, अभी भी बहुत सारे हमारे पास हैं जो अभी आना बाकी हैं। ठीक है, तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।